नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है सक्सेस पे चर्चा। और आज का जो हमारा इंटरव्यू है इतना शानदार है कि इस इंटरव्यू को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज सुबोध पंडित जी है जो कि बैंगलोर से बिलोंग करते हैं। उनका नेटिव बिहार से है, उनका कर्म भूमि बैंगलोर से है और पिछले 24 सालों से वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 24 सालों में उन्होंने लगभग 24 बार एमडीआरटी पूरा किया है। मुझे खुशी है ये बताने में कि लगभग उन्होंने इस दौरान 3 बार सीओटी किया है। पिछले साल उन्होंने अपना सीओटी पूरा किया। पिछले साल का उनका लगभग पूरा इनकम 70 लाख से ज्यादा रहा, जिसके अंदर डेफिनेटली उसके अंदर रिन्यूअल कमीशन भी इंक्लूड है। सबसे बड़ी बात है कि ये 24 सालों में ना केवल वो बिजनेस कर रहे हैं, अपने साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करना उनका इच्छा रहता है। ऐसे काफी सारे अलग अलग चीजें उनके जिंदगी के एंगल को हम समझेंगे। एक चीज जो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि इनके 24 सालों में 29,000 कस्टमर्स है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 29,000 कस्टमर्स है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज का इंटरव्यू बहुत ही शानदार तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। सुबोध जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना वक्त दिया इस प्रोग्राम के लिए और मैं आपका वेलकम करता हूं। कैसे आप बताइए? धन्यवाद सर, मैं अच्छा हूं सर, बहुत अच्छा हूं सर। ओके, तो सबसे पहला सवाल, और जो मैं जानता हूं कि पूरे के पूरे दर्शक इसको जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप वैसे जन्मभूमि आपका बिहार है और बिहार से लेके फिर आप कुछ सालों पहले बैंगलोर में आए और लगभग आपका पूरा का पूरा कर्मभूमि बैंगलोर था। हम अक्सर ये देखा जाता है, ऐसे सुना जाता है स्पेसिफिकली कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस पॉलिसी उसी को बेचा जाता है कि जो पहचान का है, जो रिलेटिव है, जो दोस्त है, ज्यादा करके पॉलिसी उनको ही बेचा जाता है जो जाना पहचाना है। जबकि आपने बताया कि आप बिहार से है लेकिन आप बैंगलोर में शिफ्ट हो गए और बैंगलोर में आपने इतना सारा बिजनेस किया। तो जरा विस्तार से अपने बारे में बताइए, अपने बिजनेस के बारे में बताइए और ये ट्रैवल कैसे हुआ, ये आपका बैंगलोर में आने का जर्नी कैसे रहा और बैंगलोर में आपने कैसे अपने आप को स्थापित किया। तो जरा विस्तार से बताइए सर। धन्यवाद सर समय देने की। सर मैं 90 में बेंगलोर आया जी। और मैं मैकेनिकल पढ़ने के लिए आया। इनफैक्ट जब मैं गांव से हूं और बिहार से जब मैं आया तो पहले बेंगलोर में कोई भी बिहार का लोग नहीं मिलता था। मुझे भी काफी समस्या झेलना पड़ा स्टडी में। और चूंकि आप समझ सकते हैं गांव से हैं, बिहार से हैं, तो इंग्लिश समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा विद्वान होगा। लेकिन वो सब संभलते हुए मैंने अपने आप को काफी अपने अपग्रेड किया और ढालने की कोशिश किया। और मैंने इंजीनियरिंग करने पैरेलली में काम कर रहा था। और लास्ट में मेरा जो है कंपनी वो माइक्रोस करके कंपनी है, वो मेरा लास्ट जॉब रहा जो मैंने 2006 में क्विट। लेकिन मेरा एजेंसी 2000 से 30 जून 2000 से चालू है। ओके। इंसिडेंट ऐसा हुआ मुझे एजेंसी लेने का कि मुझे प्रेरणा वहां से जिस जगह मैं रह रहा था उस जगह में एक कंपनी वो ग्लास बोतल मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी था। चूंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर में फाउंड्री एक सब्जेक्ट होता है, तो उस कंपनी को मैंने विजिट भी किया था चली। तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि बोतल के ग्लास कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसका क्या होता है। वो प्रोजेक्ट में मैंने विजिट किया। ठीक है। तो जब मैंने काम शुरुआत किया तो कुछ ही दिन के वो कंपनी यूनियन के कारण, यूनियन जो होता है ना लोकल यूनियन के कारण वो कंपनी बंद। जो कंपनी 18 ईयर्स रनिंग थी या बंद हो गई। और वो कंपनी 18 ईयर की कंपनी। और सराउंडिंग मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बन गया, क्योंकि हम भी जॉब में थे, वो लोग भी जॉब में थे, तो बात परिचय कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बन गए। जो मैंने देखा अपने आंखों से, क्योंकि यूनियन जब चलता है ना कंपनी में, तो तक उसका 6 महीना मतलब 3 महीना फिर 6 महीना उसका उठा बैठक चलता है, नहीं मैनेज मानता है तो क्लोज कर देता है। और जब क्लोज हो जाता है तो मैनेजमेंट उसका कोई कॉम्पनसेशन है, मतलब आउट ऑफ द गेट, सिंपल। तो वैसे में मैंने देखा कि बहुत फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किए। जो आदमी 12 साल 10 साल 8 साल से काम कर रहा है, फैमिली परिवार बच्चे उनके सेटअप थे, और इस तरह का होता है नान हो जाना। बहुत सारे लोग सस्टेन नहीं कर पाए, वापस नेटिव चले गए। तो वो जो मुझे फाइनेंशियली तड़पना जो लोगों को देखा ना, मेरे को कुछ आया दिल में कि मैं कुछ सोसाइटी करूं। मुझे ये समझ में आया कि मैं भी तो काम कर रहा हूं, मैं भी जॉब में हूं,
और इनसे आय खर्च हो रहा है, तो इस बीच में कुछ पार्ट है जो वो इन लोगों को शायद एजुकेट नहीं है। अगर कोई आदमी 5 साल 10 साल से काम कर रहा है और कुछ ऐसा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, थोड़ा भी उन्होंने सेव करके रखा होता तो आज सरवाइव करके कुछ नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा शायद वो नहीं किया। तो मेरे को लगा कि इस पर काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए ताकि इससे सोसाइटी को बहुत बड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने स्टडी करना किया, फाइंड आउट करना चालू किया। तो उसमें बहुत सारे फाइंड आउट करने के बाद ऐसा आया कि कमाई तो कर रहा है तो परिवार चल रहा है, अगर रिस्क भी लाइफ के ऊपर कुछ रिस्क है, जैसे एक्सीडेंट हुआ, फैक्ट्री में बहुत सारे एक्सीडेंट होते जाते रहता था, अगर पर में वो इनकम का पर्सन नहीं रहा तो भी प्रॉब्लम है, इनकम बंद हो जाएगा। तो ऐसा इंस्टीट्यूट है जो उनके इनकम को भी प्रोटेक्ट करे और उनको सेविंग में भी कंट्रीब्यूशन करे। तो ये थॉट मेरा चालू हुआ। चालू होने के बाद मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलआईसी इंडिया है, जिसके संस्था में इनकम को भी प्रोटेक्ट करता है और उनके सेविंग को सहयोग करता है, परिवार फैमिली को, इमरजेंसी फंड को। तो वो थोड़ी सी ज्ञान लेने के बाद मैंने होशे हवास में सोच समझ के, चूंकि मेरा मिशन था कि मैं फाइनेंशियली सपोर्ट सोसाइटी को दूं, और इसके बाद मैंने लाइफ इंश्योरेंस का एजेंसी लिया। एजेंसी लेने के बाद सीखता और आगे बढ़ता गया, सीखता गया, आगे बढ़ता गया। और काफी इनिशियली में काफी मेहनत की, तो कोई जवाब नहीं है, काफी मैंने मेहनत किया। लेकिन प्रोग्रेस मुझे दिखता गया, और प्रोग्रेस दिखता गया। तो चूंकि उस समय सर्विस का बहुत बड़ा इशू था, मतलब कस्टमर को फॉलो करना है, उनसे पेमेंट लेना है, फिर पेमेंट लेकर के उनको पे करके रसीद भी एलआईसी का देना है। मोबाइल वगैरह तो समझ ही सकते हैं, उस समय इनकमिंग कॉल 7 रुपए का था। अरे बाप रे। तो वो सब बात, यस, इनकमिंग मेरा 2000 से एक हेल्पलाइन नंबर है। अच्छा। तो आज भी मैंने उसी समय, मतलब मेरा विजन था, तो मैंने वो, चूंकि कंपनी से मेरे को मोबाइल था, तो मैंने बोला कि कंपनी का नंबर अगर मैं क्लाइंट को दूंगा, कल मैंने कंपनी छोड़ दिया तो कंपनी को गया। सही। तो मैंने उसी समय एयरटेल का 98 सीरीज का एक नंबर आया था, जो उसी समय मैंने लिया, और आज भी वो नंबर हेल्पलाइन में मेरे कस्टमर को है। मैंने उसी समय बोल के दिया था, दिस हेल्पलाइन। यस। तो मेरा विजन पहले से क्लियर था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इस फील्ड में, और ऊपर वाले का मेहरबानी है, बहुत सारे रास्ते ऊपर वाले ने दिया है। जी जी तो जी, इसके कारण ये हुआ है सर। बहुत अच्छा। और इसमें मैं एक जोरदार तालियां से अपने और दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर, जिनका बहुत बड़ा योगदान है जी। क्योंकि ये फर्स्ट सेगमेंट में बिजनेस था, ये कुछ पता नहीं था, और मतलब एक बच्चे को नर्चर कैसे करना है, कैसे सिखाना है, उन्होंने सारे चीज हमको सिखाया। और उनका नाम चंदन कुमार है जी। आज भी वो मतलब एक्टिव हैं, और उनका से मैं सीखते गया, आगे बढ़ते गया, और ये कारनामा चलते गया। और आज जो भी अचीवमेंट हो रहा है, आज मैंने पिछले 3 साल से सीओटी कर रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जिन्होंने आपको सिखाया इनिशियल दिनों में, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, इनफैक्ट ऐसे कह सकते हैं बिजनेस में, आप उनको याद रख रहे हैं और आप इस इंटरव्यू में उनका नाम निकाल रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बार फिर से उनका नाम लीजिए, क्या नाम है आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का? उनका नाम चंदन कुमार है। तो चंदन कुमार जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको, या चंदन कुमार जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे से अपने टीम मेंबर्स को ग्रो किया। उसमें से एक सुबोध पंडित जी है, जिन्होंने आपके मार्गदर्शन के अंदर 24 साल में लगभग 24 बार से ज्यादा एमडीआरटी किया, यानी कि 3 बार सीओटी भी किया है। तो ये पूरा का पूरा श्रेय कहीं ना कहीं आपके उस इनिशियल दिनों में जो आपने मेहनत किया उसके लिए। ऐसे ही अगर डेवलपमेंट ऑफिसर सभी एडवाइजर को मिल गए तो मुझे लगता है कि एलआईसी की जो ग्रोथ है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी। सुबोध जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला सवाल मेरा ये है, और मैं एक और बताना चाहता हूँ सर, जो आज मैं ग्रो करने का और भी एक हाथ है। बोलिए बोलिए बोलिए। है सर के ऊपर हाथ है, वो ये 2006 के एंड में अक्टूबर, वो हमको एक आयोजी करके कन्वेंशनल था मुंबई में। जी जी जी, वो बोला कि सुबह चलो एक कन्वेंशन लेके चलते हैं। बोले चलो सर, किधर चलना है? मुंबई जाना है। कहाँ मुंबई सर, हम बेंगलोर का आदमी, मुंबई किधर? में लेके चलता हूँ। चलिए चलते हैं। 3 दिन का सर हम लोग फ्लैट में लेके गए, और 3 दिन उन्होंने साथ में भी रहे। 3 दिन आईओई का एक कन्वेंशनल था। बहुत तो मैं, मेरा आई ओपनर जो हुआ उधर हुआ।
वेरी गुड। कि उसमें वो बता रहे थे कि तो सुबोध पंडित जो है तुमको एमडीआरटी करना चाहिए। जी हमने सर ये एमडीआरटी क्या होता है? जी एमडीआरटी का तो नहीं पता था कि क्या इनकम होता है और कैसे उसको किया जाता है। तो बोले कि नहीं चलो, मैं वो कन्वेंशन में मेरे को पूरा डिटेल उधर मालूम पड़ेगा। हमने चलिए चलते हैं। उन्होंने आईओई का कन्वेंशनल में लेके गए सर, 3 महीने उधर अटेंड किया। और ये आईओई में एक दीपक सर हैं, जिनको मैं बहुत प्यार और लव करता हूँ और काफी दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, जो फाउंडर हैं आईओई का। जी हाँ, मैंने क्या देखा सर, इधर एमडीआरटी सुनने के लिए नहीं मिलता है, और वो स्टेज पे भी लोग इतने हैं कि उसका जगह नहीं है जी खड़ा होने का। जी तो मेरा कहा, यार ये तो करने लायक चीज है, जब इतने जी लोग कर रहा है सामने तो मैं भी कर सकता हूँ। जी। और तब डिटेल्स अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से डिटेल लिया, उनके हम्म। साथ रेगुलर प्लानिंग चला। तो और प्रशिक्षण साल को से आपने अपनी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट भाग समझा, ये मुझे आपके बातों समझ में आ रहा है कि ट्रेनिंग लेना इस इंडस्ट्री में एक जरूरी चीज है, ऐसे आपने उसी समय आपको क्लिक हो गया और आपने उसके ऊपर काम भी किया। सही बात है। जी ओके। जी मेरा जी अगला सर जी। सवाल ये है सुबोध जी, जो आपके जो भी हमने अचीवमेंट देखा उसमें एक बहुत अच्छी अचीवमेंट ये थी कि 24 सालों में आपने 29,000 कस्टमर्स किए हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सही है? सही है तो सर। तो ये 29,000 कस्टमर्स मतलब सुन के मेरा तो दिमाग चकरा गया कि कैसे आपने किया है ये। अगर 24 सालों में 29,000 यानी कि एक साल में 1,000 से ज्यादा कस्टमर्स, तो ये सीक्रेट क्या है, ये रेसिपी क्या है, इसके जरा मंत्र बताइए। हमारे सभी दर्शकों को जरूर जरूर आपसे ये जानने में इच्छा रहेगी कि इतना बड़ा नंबर आपने कैसे अचीव किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, ग्रेट बात है। बताइए जरा। सर, एक सिंपल है। हम्म। हर दिन 3 से लोगों को मिलना है। जी। और ये आप बोलेंगे कि कैसे हुआ, हम्म। तो मैं प्रैक्टिकल किया। फैक्ट्री गेट पे जाता था, जी वहां लोग मिलते थे। जी। और मैंने शिफ्ट वाइज जाता था। हम्म। तो जैसे अगर ये शिफ्ट खत्म हुआ, आएंगे लोग, हम्म। उनको समझाता था। दूसरा शिफ्ट आएगा, वहां भी जाता था। हम्म। ये कार्य स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज्यादा किया। ओके। बस स्टॉप पे हम्म। खड़े हैं तो मैं हम्म। उनको इंट्रोड्यूस करता था, उनसे बातें ओके। करता था। ओके। जहां भी ट्रैवल कर रहा हूँ, अनजान लोगों को मैं जानकार समझ लिया कि अरे अनजान वाह। हमारे लिए कोई नहीं है। यस, वो भी नहीं, हम भी इंसान है। जी। तो वो अनजान हमारे लिए हो नहीं सकते हैं। और मैंने एक तो अनजान से मिलना चालू किया, लोगों को जो तकलीफ है वो उनकी बातें को समझ और समझाने की कोशिश किया। तो इस तरह से कारनामा चलने गया। और 2-3 साल के बाद रेफरल्स बहुत मिलने लगा, जो मुझे रेफरल पहले वर्ड नहीं मालूम था। अच्छा। जो उनसे लेता था कि सर आप मैम को भी बताइए, ताकि मैं नया हूं तो मैं इस फील्ड में उनको हम्म। भी हेल्प कर सकता हूँ। तो हम्म। ये रेफरल बाद में समझ में आया। और अच्छा। मैं ये कारनामा शुरू से चालू किया हूँ, फ्रॉम डे वन से। अच्छा, बहुत अच्छी तो बात। तो ये रेफरल आपके इसका बिजनेस जो का एक सीक्रेट। हाँ। मल्टीफोल्ड पावर है ना, हाँ जी। जी, मल्टीफोल्ड जो पावर है ना, हम्म। ये आज हमें लाइफ में बहुत बड़ा कारनामा किया है। तो आपके तो बिजनेस में पहले रेफरल। लोगों को दिल हाँ को जीतता था। हाँ हाँ, बताइए। पहले लोगों को दिल जीतता था, बाद उनसे रेफरल मांगता था। क्या और बात है। वो जो रेफरल का जो पावर है, हाँ। यस। तो जस्ट मैं समझ सकता हूं कि आपके पास ऐसा कोई डेटा तो अभी तुरंत नहीं बता पाएंगे आप, लेकिन एक ऐसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे ये 24,000 सॉरी 29,000 आपके कस्टमर्स हैं, इसमें से रेफरल के माध्यम से भी काफी सारे कस्टमर आए होंगे, ऐसे मुझे आपकी बातों से लग रहा है। क्योंकि आपने जिस प्रकार से अच्छी सर्विस दिया, जी जिस प्रकार ने आपको रियली कस्टमर्स को एक सही सर्विस देके सही तरीके से उनका प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उनकी जिंदगी का प्लानिंग आपने किया, इतने अच्छे से किया कि उन्हें खुद होके ऐसे लगने लगा कि हमारे दोस्तों का भी नाम आपको बताना चाहिए। इसको हम रेफरल कहते हैं। तो जी ऑन एन एवरेज अगर मान के चलो आपने 10 कस्टमर को प्लान समझाया, या 10 कस्टमर ने आपसे पॉलिसी लिया, तो 10 कस्टमर से, एक एग्जाम्पल के लिए, 10 कस्टमर में से कितने रेफरेंस आपको लगभग मिल जाते थे या फिर मिलते होंगे? कुछ अंदाज या कुछ अनुमान बता पाएंगे आप? तो दर्शकों को सर, थोड़ा आसान हो स्टार्टिंग जाएगा। में, हाँ। हाँ स्टार्टिंग में चलिए हम्म। मैं दो मांगता था। पावर जी। ऑफ टू जो है, ये हाँ। जबरदस्त चीज होता है। ओके ओके। तो मैं जाति ज्यादा मांगने से क्या होता है, लोग फिर समझता है यार ये हमसे पूरा बिजनेस का ये पूछ रहा है। तो एक दोस्त और एक रिलेटिव हम्म। ऐसे पूछते थे कि सर हम्म। आपके कोई नियर डियर कोई दोस्त, एक दोस्त का नंबर दीजिए और एक रिलेटिव को है। या हम्म। उनको लगा नहीं यार रिलेटिव नहीं है, दो दे दो भाई।
जो रिलेटिव है तो दे दो भाई। तो ये सिंपल फंडा में यस ऐसे रेफरल मांगते थे सर। तो अगर आपने 10 लोगों को 2 रेफरेंस मांगे तो आपके हिसाब से 10 लोगों से आपको 20 रेफरेंस आते थे, ऐसा कहना चाहते हैं आप? जी जी जी। और वो रेफरेंस का क्लोजिंग रेशियो कैसे रहता था? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं आपके सर्विस से खुश हूं और आपने अगर मैंने अगर किसी दोस्त को मेरा नाम बताया है तो डेफिनेटली वो दोस्त आपसे जल्दी जुड़ना चाहेगा, क्योंकि वो मेरे माध्यम से आप तक पहुंच रहा है ना। तो उसी प्रकार से ये जो 10 लोग आपको 20 लोगों का रेफरेंस देते थे, वो 20 लोगों को जब आप मिलते थे तो उसके अंदर क्या बदलाव होता था? नॉर्मल कस्टमर को मिलने से जो बेनिफिट मिलता है या फिर जिस प्रकार से प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस एक रेफरेंस को जब हम प्रेजेंटेशन बताते हैं, क्लोजिंग करते हैं, क्या वो सेम रहता है या उसमें कुछ बदलाव होता है? क्या होता है? एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका? उसमें बहुत बड़ा बदलाव है सर। जब रेफरल होता है रेफरल, तो वहां ट्रस्ट के साथ होता है जी, और अननोन को बोलते हैं तो वहां ट्रस्ट मुझे बनाना पड़ता है। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। तो टाइम फ्रेम है ना, यस, कन्वर्जन टाइम जो है वो बहुत कम लगता है रेफरल में, और कोल्ड कॉल जो होता है अनजान आदमी, उसमें बनाने में समय ज्यादा लगता है। ओके, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग में रेफरल का बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, बहुत बड़ा। सुबोध जी, मेरा अगला सवाल यह रहेगा कि बैंगलोर और बिहार दोनों भी बी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? मैं कोई स्टेट कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में बिहार में भी आपने कुछ पल बिताए होंगे डेफिनेटली, और वहां की माटी, वहां की मिट्टी का भी कुछ असर आपके जिंदगी में जरूर होगा, जो वैल्यूज है जो आप आज भी कैरी करते हैं, ठीक है? तो ये एक सवाल मैंने ना किसी को पूछा नहीं है, लेकिन आपको पूछना चाहूंगा क्योंकि आपको बहुत गर्व है अपने माटी से और हर किसी को होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी एक क्वालिटी आपको लगता है कि जो आपके साथ, आपके बिहार से आपके साथ आई और वो क्वालिटी आज भी आपको आपके बिजनेस में सपोर्ट करती है, कस्टमर को हैंडल करने में आपको एक कॉन्फिडेंस देती है? ऐसी अगर कोई चीज है तो मैं जरूर अपने दर्शकों से को उनको जानने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं। जरूर सर, धन्यवाद सर। सर ये भी सोचा कि ये पब्लिक का काम मुझे कहां से आया। कुछ ही दिन पहले मैंने जस्ट रियलाइज किया, तो पता चला, मुझे खुद को पता चला कि हमारे जी मतलब ग्रैंडफादर जो नाना बोलते हैं ना जी, वो काफी जो है पब्लिक पर्सन थे। ओके, वो पब्लिक में, हाँ, पब्लिक की लोगों को मैंने देखा उनको। मतलब जब मैं छोटा था, जो मामा घर जाते थे तो देखते थे कि लोग शाम को आते थे, दुख तकलीफ जो भी हुआ उनको सुनते, हेल्प भी करते थे फाइनेंशियली, और वो हेल्प करते थे। तो एक तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं से मेरे को ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, हमारे ग्रैंडफादर वो भी पब्लिक मैन थे, वो भी पब्लिक मैन थे, वो भी लोगों को हेल्प करते, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, और जो भी थे मतलब एक इमेज था सोसाइटी में, एक बड़ा इमेज था, रिस्पेक्ट में इमेज था। बाद में मैं था पिताजी को, आज हमारे पिताजी काफी फेमस हैं। अच्छा? बिहार में हमसे ज्यादा फेमस है। अरे बाप रे, ओहो हो जी। तो रोल मॉडल हैं, जो वो खुलेआम है कि मुझे बेंगलोर से पैसा आता है, मैं बेंगलोर बिहार में खर्च करता हूँ, लोगों को सेवा करता हूँ। अच्छा, क्या बात। मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने सुना हूँ, मतलब जैसे क्या होता है मोबाइल पे बात करते हैं, तो मैं अपने से भी सुना। आज जो आप लोगों का सेवा कर रहा हूँ ना, ये सेवा करने का मौका मुझे बेंगलोर से बेटा से मिलता है। क्योंकि ये सर कहीं भी जाते हैं, कोई भी खर्च होता है तो खर्च तो होता है, बिना खर्च का कैसे कर सकते हैं जी। और पिताजी हमारे गृहस्थी में है तो उनको ज्यादा इनकम कैश का तो नहीं होता है, लेकिन वो हर दिन घूमते हैं फिरते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि भगवान को ये मर्जी था कि आप आगे बढ़ो और अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करो, और मैं वो पूरे समाज को सेवा करेंगे। बहुत तो अच्छा, बहुत दिल मुझे भी गर्व होता है कि जब हम गांव जाते हैं तो बोलते हैं सर एक हमारा लड़का आ गया, सर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कुछ नहीं बोलता, बेटा कैसे हो, कब आए हो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कोई इतना चाहता है, इसका मतलब उनके लाइफ में हमारे पिताजी कुछ कंट्रीब्यूट किए हैं। बहुत अच्छी और बात इन सबों का बड़े का पूर्वज का देन है। शायद वो जिम्स मेरे लाइफ में आया कि हम भी कुछ सोसाइटी के लिए करें। जी, बहुत अच्छा। सर लाइफ इंश्योरेंस में
मैं बेंगलोर में एक ट्रैफिक वार्डन का काम है जी। जो और पुलिस के बीच का रोल होता है। ओके। और ये मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन मेरा इन्वेंट करके एक एरिया इलेक्ट्रॉनिसिटी एरिया में मैं रहता हूँ बेंगलोर में। एक इलेक्ट्रॉनिसिटी एरिया जोनल इंचार्ज जो हमारे नीचे ट्रैफिक वार्डन सीनियर जूनियर 40 मेंबर्स हैं। रिपोर्टिंग हम लोग हमको करते हैं, मैं सीनियर को रिपोर्टिंग करता हूँ। ओके। उसको बोलता है वो जोनल इंचार्ज, मतलब एक एरिया के का इंचार्ज भी आज मैं उस पद पर हूँ और अपना कार्यरत को संभाल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना बिजनेस के साथ थोड़ा सोशल में भी इंटरेस्ट रखते हैं और कर भी रहे हैं, आप 10 साल से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सुबोध जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके इस जर्नी में लगभग 24 सालों में आपने 3 बार सीओटी किया है और काफी बार आपका एमडीआरटी भी हुआ है, ठीक है। इस इंडस्ट्री में, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जैसे आपने बताया कि एक जमाने में आपको शायद से एमडीआरटी के बारे में उतना नहीं पता था, किसी तो फंक्शन में आप गए, कन्वेंशन में गए, तब आपको समझ में आया एमडीआरटी नाम का कुछ होता है और अच्छी चीज है, और फिर आपने उसको करना चालू किया। उसके बाद आप सीओटी भी कर रहे हैं, 3 साल से आप सीओटी कर चुके, लास्ट ईयर भी आपने सीओटी किया। तो वो सभी दर्शकों को, भारत में जो 14 लाख एलआईसी एडवाइजर है उसमें से हो सकता है 40% लोग ऐसे एडवाइजर हो सकते हैं कि जो शायद से इस इंडस्ट्री में काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने आज तक कभी एमडीआरटी नहीं किया और वो करना चाहते हैं। या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एमडीआरटी किया लेकिन सीओटी नहीं किया। मैं समझ सकता हूं कि कोई इंसान जब 10वीं की परीक्षा देता है या 12वीं की परीक्षा देता है और वो स्कोर करता है 95%, 98%, तो उसका कुछ तो उसका सीक्रेट होता है एग्जाम लिखने का या परीक्षा देने का, जिससे वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो मैं वो सक्सेस मंत्र आपसे जानना चाहता हूं जिसके कारण आपको लगता है कि आप हर साल एमडीआरटी कर पा रहे, या पिछले 3 साल से आपने सीओटी किया। तो ऐसा क्या अलग आपके जिंदगी में परिवर्तन हुआ, सोचने के तरीके में, काम करने के तरीके में, या आपके काम करने के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हुए जिसकी वजह से आपने ये सक्सेस अचीव किया? तो वो मुझे आप जरा बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। इंसान को ग्रोथ लाइफ में होने से ही बोला जा, लाइफ ग्रोथ हो रहा है जी। और एमडीआरटी जो है वो काफी दिन से, कई बार मैंने 2 एमडीआरटी किया, कई बार मैंने थोड़ी सी फिसल गया तो सीओटी नहीं हुआ। एक्चुअली इंक्रीज कर रहा हूँ और मैं अपने आप को एजुकेट और अपडेट कर रहा हूँ जी। तो जो आईओई का मैंने नाम लिया ना सर, वो ऐसी संस्था है जहां हर तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है कि बेसिक से एमडीआरटी कैसे कर सकते हो, फिर एमडीआरटी के बाद सीओटी कैसे कर सकते हो, सीओटी के बाद कैसे कर सकते हो। और आप लोगों का ब्लेसिंग है, ये साल का मुझे टीओटी का मिशन है सर। आई विल डू इट। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आप टीओटी भी करना चाहते हैं। 24 सालों में, आप 24 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम भारत, हाँ बताइए बताइए, कंटिन्यू कीजिए। अभी बताता हूँ सर जी। हाँ, मैं अभी बताता हूँ। तो क्या होता है सर, पहले इस इंश्योरेंस की आइडिया को लेकर के छोटे छोटे लोग थे, जब जैसे जैसे अपग्रेड अपने नॉलेज का होते गया, क्योंकि जब जिसका इनकम जैसा रहेगा उसी रेशियो में इंश्योरेंस का सेविंग या इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जब अगर हम सपोज 10,000 वाले इनकम से मिलते हैं तो कितना पे कर सकता है? 10,000 साल का पे कर सकता है। 20,000 से मिलते हैं तो 20,000 पे कर सकता है। 50 से तो 50,000 का पे कर सकता है। लेकिन अगर हम 5 लाख वाले से मिलेंगे तो 5 लाख पे कर सकता है जी। तो इस अनुसार से मैंने अपने आप को अपग्रेड किया और उनके नॉलेज का मैंने यस और मैच करते करते मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये कारनामा से मेरी कंटिन्यूअस जर्नी ग्रोथ में है सर। बहुत अच्छी बात है। ये 24 सालों में जैसे एलआईसी में परिवर्तन हुआ, एलआईसी एक जमाने में लिस्टेड नहीं थी, अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। एलआईसी का कभी आनंद ऐप नहीं था, अभी आनंद ऐप है। एलआईसी ने काफी सारे चेंजेस किए अपने आप में जो टेक्नोलॉजी के हिसाब में जरूरी है। हम जब बात करते हैं पिछले 50 सालों के, 60 सालों की, भारत की, देश की, तो देश के अंदर भी काफी सारे परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। एक जमाने के डीजल कार थी, पेट्रोल कार थी, अब इलेक्ट्रिक कार आ रही है। एक जमाने में 2G था, अभी 3G 4G 5G आ रहा है। हम बात करना चाहते हैं वैल्यू मार्केटिंग इस कॉन्सेप्ट की, जिसको आपने हमारा 3 घंटे का प्रोग्राम अटेंड किया, फिर आपने 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, जिसके माध्यम से हम फिजिकल से डिजिटल, मैं खुद 2012 से 2020 तक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के 550 से ज्यादा ब्रांचेस में फिजिकली जाकर 1.5 लाख से ज्यादा अभिकर्ताओं को मैंने ट्रेनिंग दिया और मैं बहुत
खुशी से एंजॉय कर रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोरोना जैसी बीमारी इंडिया में नहीं आती तो शायद से आज भी मैं अपना बिजनेस फिजिकली ही कर रहा होता। LIC के 2048 ब्रांचेस में जाकर एक प्रोग्राम कंडक्ट करना, ये मेरा मिशन था जिंदगी का, जो मैं बहुत अच्छे से कर रहा था। और लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन के बाद में परिस्थिति बदल गया। लॉकडाउन के बाद फिजिकल ट्रेनिंग के बाद डिजिटल ट्रेनिंग जरूरी हो गया। मैंने अपने आप को परिवर्तन किया, वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये जूम मीटिंग। आज हम आप बैंगलोर में और मैं नासिक में, हम बात कर पा रहे हैं इंटरनेट के इस टेक्नोलॉजी जूम मीटिंग के माध्यम से। तो मेरा सवाल आपको पूछना यह है कि परिवर्तन जो नियम है सृष्टि का, और परिवर्तन के साथ आप बैंगलोर में काम कर रहे हैं। बैंगलोर इज नोन टू बी एज IT सिटी। बैंगलोर में काफी सारा एम्प्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी से आता है। और टेक्नोलॉजी के दुनिया में अभी रिसेंटली बिल गेट्स इंडिया में आके गए थे, आपने देखा होगा। और एक डॉली चाय वाला, अगर आपने सुना होगा, डॉली चाय वाला जो कि नागपुर से है, जिसका बाद एक जिंदगी जीने का तरीका है, चाय बनाने का अलग तरीका है, और उसे इन्वाइट किया गया हैदराबाद में, और बिल गेट जी ने उनके हाथ का चाय पिया। अब चाय बनाने वाले तो पूरे इंडिया में हजारों लाखों है, लेकिन ऐसा क्या खूबियत था उस डॉली चाय वाले में जिसके कारण वो सोशल मीडिया के कारण इतना फेमस हो गया कि उसे इनवाइट किया गया हैदराबाद में, और बिल गेट्स के माध्यम से उन्होंने अपना चाय पिलाया। मेरा सवाल यह है, क्या आज के डेट में अभिकर्ताओं ने, एडवाइजर ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन करना जरूरी है? क्या उसने वीडियो मार्केटिंग करना सीखना जरूरी है? क्या उसने जूम मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी है? क्या उसने चैट GPT का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट क्रिएट करके अपने कस्टमर्स को एजुकेट करना जरूरी है? तो टेक्नोलॉजी, इसको देख के आप अपने जर्नी को कैसे देखते हैं और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आपको क्या लगता है, बताइए। धन्यवाद सर जी। सर, मेरा दोस्त आपका कोई गेस्ट सेशन ओपन मतलब अटेंड किया था, जी 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 वैल्यू मार्केटिंग। जी। तो उन्होंने उनसे पहले भी बोला था कि यार एक जगह खाली है जिसका आज दौड़ है जी। वो सोशल मीडिया। अगर Correct. सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम वहां पीछे रहेंगे, उस सेगमेंट में पीछे रहेंगे। Correct. क्योंकि यूथ आजकल जो है, आज का जो यूथ है वो सोशल मीडिया से सुनेगा मेरी बात को। Correct. मतलब मेरे को कुछ भी एक्सपीरियंस हो, हमारा कुछ भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस उस तक नहीं पहुंचेगा, हमारा बात नहीं सुनेगा। करेक्ट। तो वो दोस्त को मैंने बोला था कि अगर सोशल मीडिया का कोई ट्रेनर हो जो मतलब A to Z सिखाए, क्योंकि मेरे को सोशल मीडिया में कुछ नहीं आता था जी। तो बोला हाँ, मैं अटेंड किया, मेरे को अच्छा लगा। और वैल्यू मार्केटिंग का एक सेशन है, आप भी अटेंड करो। आप विवेक जी की बात कर रहे हैं क्या? दे रहे थे आप विवेक जी की बात कर रहे हैं? यस, हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी की बात कर रहे हैं। हमारा हम दोस्त विवेक। यस जी जी, बताइए। तो उन्होंने बोला कि आप अटेंड करो पंडित। मैं ठीक है, मैं करता हूँ। फिर मैंने अटेंड किया। उसी समय आप बोले थे कि मेरा वर्कशॉप है, मैंने ईमेल साइन किया जी। क्योंकि मेरे को लगा कि आपका जो स्टाइल है सर, मतलब सिखाने स्ट्रेटजी है, ये मुझे अच्छा लगा। और स्लोली 1 by 1 स्टेप सिखाते हैं। और आप कहते हैं कोई परेशानी है उसको भी, मतलब जिस तरह मैं कस्टमर को सर्विस देते हैं, आप भी उस तरह से हैं। तो मेरे को लगा कि नहीं, जुड़ना चाहिए। और आपने मुझे गाइड किया, मैंने वीडियो बनाया। मेरा यूट्यूब चैनल है BKB प्लस, कंपनी के नाम से मेरा कंपनी फॉर्म है BKB प्लस पंडित। इस यूट्यूब चैनल में मैंने वीडियो भी प्रेजेंट किया, काफी व्यूज आया है। अभी मैं 8 मार्च को वुमेन्स डे पे भी करने जा रहा हूँ, मैं सेशन भी लेने जा रहा हूँ। क्या बात उम्मीद है कि 100 हाँ मतलब अराउंड 500 मेंबर्स जुटेंगे और मुझे मेरी बातों तो ये सब माध्यम हो रहा है और ये वैल्यू मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है, जिसके थ्रू हमारा नेक्स्ट चैनल भी नजर आ रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब। तो मैं दोस्तों को, आपको थोड़ा इंटरप्ट करके आपके चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, सुबोध जी जो हमारे हैं, अगर आप यूट्यूब में जाते हैं, यूट्यूब में जाने के बाद में आपको टाइप करना है BKB फाइनेंशियल्स। तो BKB प्लस करूं क्या? BKB प्लस जी, प्लस PLUS प्लस आपका नाम यहाँ पे दिख रहा है, सुबोध पंडित जी। तो ये आपका BKB प्लस सुबोध पंडित, ये आपका यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, हमारे जो सुबोध पंडित जी है, इनका ये यूट्यूब चैनल है। सोशल मीडिया में पिछले 24 सालों में जैसे उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, मेंटली, फिजिकली,
उसी हिसाब से उन्होंने अपने सोशल मीडिया को भी ग्रो किया। ये उनका यूट्यूब बैनर है जिसके माध्यम से हम उनका देख सकते हैं, कंपनी का नाम, वो सीईओ है, वो लाइफ हेल्थ जनरल म्यूचुअल फंड बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत सारे वीडियोस जिसके माध्यम से वो लोगों तक पहुंच पाते हैं, अपने प्रोग्राम्स के वीडियोस, कस्टमर हैंडलिंग के वीडियोस, अपने सेशंस के वीडियोस, और सबसे बड़ी बात है अपने प्रोडक्ट को लेके अपने अलग अलग चीजों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो लगभग 744 सब्सक्राइबर्स, 179 वीडियोस, काफी अच्छा उनका प्रेजेंस है। तो मैं फिर से आपको इसी विचार पे लेके जाऊंगा कि आज के डेट में वीडियो मार्केटिंग ये वैल्यू मार्केटिंग का एक अंग है। वैल्यू मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बेचने से पहले उसके जिंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। सीधी बात में बताया जाए कि अगर हमको गाजर का हलवा बेचना है तो गाजर का हलवा बेचने से पहले हम चाहते हैं कि वो एक चम्मच गाजर का हलवा टेस्ट करे जो फ्री में है, वो उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं कि उसने लेना ही चाहिए। जैसे हम ब्लेजर खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले ट्रायल करके देखते हैं, हम कार खरीदना चाहते हैं तो एक बार ट्रायल करते हैं, हमें बिस्लरी का बॉटल लेना है तो हाथ लगा के चेक करते हैं पानी ठंडा है कि गर्म है। हर चीज को प्रोसेस है खरीदने का। लाइफ इंश्योरेंस को भी बेचने का एक प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे बिजनेस में जिसमें हमारा प्रोडक्ट दिखता ही नहीं है, हमारा प्रोडक्ट को ना हम टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना उसको पहन सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस इमेजिन कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी जिंदगी में कभी रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, मेरे घर में अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो क्या होगा, मेरे बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग करना है, मुझे बिटिया की शादी का प्लानिंग, ये सब इमेजिनरी प्रोडक्ट हो जाता है। और क्योंकि वो दिखता नहीं है, इसको बेचना उतना आसान नहीं है, चैलेंज है, ये मैं मानता हूं। लेकिन वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से जब आप भी कस्टमर को दिख रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास करना आसान हो जाता है। मेरा सवाल है, क्या वीडियो मार्केटिंग से कस्टमर के बीच में, आपके बीच में जो रिश्ता है, मेरा यह मानना है कि 140 करोड़ पॉपुलेशन में से जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो सब लोग कोल्ड कस्टमर के जैसे, ठंडा कस्टमर के जैसे, कि जो आपको नहीं जानते हैं। जब तक ये इंसान आपको जानता नहीं है, जब तक ये इंसान आपको पहचानता नहीं है, आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है, तब तक वो आपसे कुछ खरीदेगा, ये लॉजिक उतना काम नहीं करता है। तो मेरा सवाल है, वीडियो मार्केटिंग के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्या आपको ये ऑब्जर्व हुआ कि कस्टमर आपसे कनेक्ट होने में आसानी समझ पा रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास करने में उनका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ रहा है, प्लस आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आपका ब्रांड बढ़ रहा है। तो वीडियो मार्केटिंग का आपके जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन है, बताइए। सर आप जो आइडिया दिए, मेरा यूट्यूब तो पहले चैनल था, लेकिन आप जो आइडिया दिए कि आप से पहले अगर एक वीडियो उनको भेज दें तो वो आपको क्लोजिंग में काम करेगा। करेक्ट। और जो क्लाइंट होते हैं, जो चेन्नई क्लाइंट होते हैं, ये बहुत मैटर करता है सर। ओके। चेन्नई क्लाइंट जो है एक बार दिया जाने से पहले तो वो पूरा मेरा बारे में सब चीज समझ जाता है, फीडबैक ले लेता है कस्टमर, बहुत सारे फीडबैक है। तो ये एक जो है वो जो प्रोसेसिंग में जो डिले होता है वो नहीं होता है जी। तो इट इज ए वेरी गुड कंट्रीब्यूशन आपका आइडिया और आपका से जो सोशल मीडिया का है, बहुत अच्छा है सर। ओके। हमारा चैनल था लेकिन हम चैनल को चैनल की तरह यूज नहीं थे। हाँ। उसको हम चैनल को बिजनेस में अब कन्वर्ट किया, ये आपका शुक्रगुजार हूं सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी तो आप बहुत अच्छा करेंगे। और जूम मीटिंग की बात करते हैं। आप 8 मार्च को महिला दिवस के दिन शायद से कुछ प्रोग्राम रख रहे हैं, क्या एग्जैक्टली प्लान है, थोड़ा बताइए। जी वुमेन्स डे है, हाँ 8 मार्च को वुमेन्स डे है। जी, तो जी, मैं एक पहले वीडियो बना रहा हूँ कि लोग हमें करेगा क्यों सुनेगा, तो उसका मैं एक ब्रीफ वीडियो बना रहा हूँ जो 1 से 2 मिनट का होगा, और ट्रेलर वीडियो जिसको हम बोलते हैं। जी जी जी। और जो आपका आइडिया देन है, आपका थैंक यू, आपका देन है। और वुमेन्स को फाइनेंशियली फ्रीडम या फाइनेंशियली उनके पास लिक्विडिटी का एक फ्लो होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो हम पब्लिक को बताना चाहते हैं। अगेन वो नसीब, जो सुनना चाहेगा वो अलग उनका नसीब है, जो अपनाना चाहेगा उससे बड़ा मतलब नसीब है उनका, और जो नहीं करना चाहेगा उनका हाथ में है। लेकिन तो हमारा सोशल मीडिया द्वारा देना चाहता हूँ। क्या आप जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं 8 मार्च को कोई? जी सर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। और ये जूम मीटिंग इससे पहले आपने कितने बार कंडक्ट की होगी लगभग? इससे पहले कभी ट्राई किया था आपने? सर करीब मोर 100 टाइम्स मैंने कर चुका है। 100 टाइम्स कर चुके हैं। तो यही मेरा अगला सवाल है, क्योंकि मेरे हिसाब से 3-4 चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी में आपको ग्रो कर सकती है। नंबर 1 है वीडियो मार्केटिंग, क्योंकि ये 1 to many करता है। हम जब फिजिकल काम करते हैं तो एक दिन में 1 या 2 या 3 या 4 कस्टमर तक जा पाते हैं।
लेकिन जैसे ही आप अपना वीडियो के माध्यम से मार्केटिंग में घुसते हैं तो एक दिन में आपका वीडियो 500,000 लोगों तक भी जा सकता है। नंबर का कोई मल्टीप्लिकेशन का इससे बड़ा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सुनामी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एटम बॉम्ब डाला था अमेरिका ने जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन वो केवल हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, जापान में हुआ था। पूरी दुनिया में उसका इंपैक्ट उतना नहीं हुआ था। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी आग है, एक कोई भी न्यूज अगर सोशल मीडिया में चले जाती है, इंटरनेट पे, कुछ ही मिनटों में वो पूरे दुनिया में चले जाती है। तो एटम बॉम्ब से भी ज्यादा स्पीड सोशल मीडिया में है, ऐसा लोग मानते हैं। और इसलिए आज के डेट में हर कलाकार, हर बिजनेसमैन कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरना चाहता है कि उसका प्रेजेंस सोशल मीडिया में हो। मेरा सवाल यह था, वीडियो मार्केटिंग जैसे हमने सीखा, वैसे ही जूम मीटिंग के माध्यम से आप एक ही समय में 50 लोगों को भी अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो, 100 लोगों को भी अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये 100 लोग आपके बेंगलोर से हो, ये पूरे दुनिया से हो सकते हैं, ये पूरे भारत से हो सकते हैं, इसमें से कुछ बिहार से भी हो सकता है। यानी कि आप बैंगलोर में बैठ के अपने बिहार के भी कुछ लोगों को अपना सर्विसेज दे सकते हो। मेरा सवाल है जूम मीटिंग का एक बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा हूं आने वाले 10 साल के बाद हो सकता है कि प्रेजेंटेशन करने का तरीका काफी हद तक जूम मीटिंग पे ट्रांसफर हो जाए, ये मेरा मानना है। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि आज से पहले जैसे आपने बोला कि इंश्योरेंस बिजनेस हम पहले बेचते थे पहचान वाले लोगों को, लेकिन ये एक मिथ था, आपने वो मिथ को ब्रेक कर दिया। आप बेंगलोर में आके आपने इतने सारे कस्टमर बना दिए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का आपका सीक्रेट आपने बताया। मेरा सवाल है कि जूम मीटिंग के माध्यम से आप बेंगलोर में बैठ के पूरे इंडिया के कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे सकते हो, इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया के कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो क्या जूम मीटिंग एक इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट हो सकता है? ऐसा मेरा सवाल, क्या लगता है आपको? बहुत बड़ा टर्निंग है ये। कंप्लीट इवेंट को अगर हमें टच करना है तो वनली और वनली चैनल है सोशल मीडिया जी, और उसमें मीटिंग बहुत बड़ा रोल है। इवन मैंने आज प्रेजेंटेशन भी पीपीटी भी कस्टमर को, कोई भी दूसरे शहर में हो, अगर उनकी वार्तालाप हो गया तो मैं बोलता हूँ आप जूम पे आ जाइए, मैं आपको पीपीटी के द्वारा समझाना चाहता हूँ। तो जूम जो है बहुत बड़ा वाइटल रोल है सर आज के दिन में, ओके के रूप में बहुत रोल है। ओके ग्रेट। मेरा अगला सवाल ये रहेगा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है, और सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस ये बहुत बड़ी बात है। जब आप 29,000 कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो, मुझे आशा है, मुझे ऐसे लगता है कि डेफिनेटली आपके साथ आपकी कोई टीम मेंबर्स भी रहेंगे। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या आपके साथ कुछ और एम्प्लॉइज या फिर कुछ आपकी टीम है जो उनको केटर करती है? अगर है तो कितने हैं, बताइए जरा। जी सर, मुझे पास्ट 14 ईयर से मेरा ऑनर, और हमारे पास आज 6 एम्प्लॉइज हैं, 6 एम्प्लॉय में डेडिकेटेड। ग्रेट जी, सर्विस के लिए डेडिकेटेड है। और मेरा एक मानना है कि आज का सर्विस आज होना चाहिए। एंड मतलब आप रिक्वायरमेंट दीजिए, मैं सॉल्यूशन देता हूँ, नथिंग टू बी कीप पेंडिंग। करेक्ट। तो इस हिसाब से इसलिए लोग खुश हैं इतना, ओके, हमसे ज्यादा खुश है हमारे सर्विस से। वेरी नाइस। अल्टीमेट तो लोग को वही। यस। ओके। मेरा अगला सवाल यह है कि देखिए, हर चीज इवेंट्स होते हैं, जैसे साल में कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे 8 मार्च एक इवेंट है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले 4 फरवरी को कैंसर डे था, वर्ल्ड कैंसर डे, तब अलग अलग लोगों ने उसको प्रमोट किया। हम तो ये भी जानते हैं कि भारत में एक हीरोइन है जिन्होंने कुछ ऐसा न्यूज दे दिया मार्केट में कि उनकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ सर्विकल कैंसर, और बाद में उन्होंने मीडिया में आके बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये मैंने प्रमोशन के लिए किया था बिकॉज ऑफ ये जो टॉपिक है, लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते, सर्विकल कैंसर के बारे में, वुमेन्स के, तो उसके बारे में चर्चा हो, और रियली उससे चर्चा काफी बड़ी थी। अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग तरीके से लोग उसको एनकैश करना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी हॉस्पिटल की, है ना, किसी हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन काफी सारे हॉस्पिटल हर ऐसे जो बड़े, जैसे वर्ल्ड हार्ट डे है, वर्ल्ड कैंसर डे है, तो वो क्या करते हैं, 8-8 दिन उसका कैंपेन रन करते हैं कि उसके कारण भारत में जन जागृति हो, और फिर उसके माध्यम से लोगों तक वो बात पहुंचती है और लोग उसके बारे में अवेयर होते हैं। मेरा सवाल यह है, भारत में 140 करोड़ पॉपुलेशन में से 76%, 76% पॉपुलेशन आज भी फाइनेंशियली इलिटरेट है, आर्थिक तौर से उतनी साक्षर नहीं है। असाक्षर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उतनी साक्षर नहीं है कि लोगों को अपने जिंदगी में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए
करना जरूरी है और इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी होना जरूरी है। हमारे जिंदगी में हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में अलग अलग सोच है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 140 करोड़ भारतीयों को इंश्योर करना ये कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। और इस जिम्मेदारी को पार करने में हमें एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाना, ये काम है। तो आप ये 24 सालों में 29,000 लोगों तक पहुंचे, पहले तो आपके लिए धन्यवाद। अच्छे, हम क्लैप करना चाहेंगे आपके अचीवमेंट्स के लिए। अगले 10 साल का आपका विजन क्या है? अगले 10 साल में आप क्या करना चाहेंगे? थोड़ा सा आपके नजरिए को हम जानना चाहते हैं, आपके विजन को जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जिस लेवल पे अभी आप आ चुके हैं, आपके माध्यम से भारत के काफी सारे लोगों के घर में इंश्योरेंस पहुंच सकता है। आपके माध्यम से, आपके टीम के माध्यम से काफी सारे लोगों को अच्छी सर्विस मिल सकती है। तो मैं आपका इस विषय में, भारत के 140 करोड़ में से जो लोग आज भी फाइनेंशियली इलिटरेट है, असाक्षर है, ऐसे लोगों तक आप पहुंचने के लिए कैसे प्लान करना चाहेंगे और अपना विजन अगले 10 साल के लिए क्या रखना चाहेंगे? बताइए सर। सर, जब मैं इस फील्ड में आया, मुझे फीडबैक मिला और काफी इंटरेस्ट से, पैशन से मैंने काम किया। जी। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि जिस अनुसार से मेरी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, जी, मुझे वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मुझे चार्टेड फ्लाइट लेना पड़ेगा, जस्ट रिलेशनशिप के लिए। और वो दिन लगता है कि अब साक्षात हो रहा है। क्या बात है। और मेरा अगले 10 साल में है कि मैं 1 करोड़ लाइफ को इंश्योर करूं। क्या बात है, ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। और ये मिशन के लिए हमारी कंट्रीब्यूशन आपको जो भी लगी, हम आपको साथ देने के लिए रेडी है। सबसे अच्छी बात है कि हर एडवाइजर अगर इस विचार से काम करना चालू कर दे, हम काम करते तो पैसा तो कमाने ही वाले, उसमें तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, आप मेहनत करते जाइए तो पैसा तो आने ही वाला है। लेकिन अगर आप इसको एक मिशन के तौर पे जोड़ दे, जैसे एक उरी हमले के बाद भारत में एक बोलते हैं ना, देशभक्ति की लहर दौड़ गई थी, और हर भारतीय चाहता था कि हमें, हमारे दिल को जो ठोंस पहुंची उसका कुछ ना कुछ बदला होना चाहिए, और हमारे जो जवानों का जिंदगी गया है इस प्रकार के हमले से। और उसके बाद, उरी हमले के बाद कहीं ना कहीं एक फीलिंग और जाग गई कि हम आतंकियों को नहीं बख्शेंगे, हमारे साथ अगर कोई गलत नजरिए से देखता है तो हम भी उसे आंख दिखाना जानते हैं। ये एक विचार आया, ठीक है, ये देशभक्ति का विचार था। उसी प्रकार से अभी आप देखिए, 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना हो गई है अयोध्या में, और पूरे भारत में एक लहर दौड़ गई है, फिर से एक स्पिरिचुअलिटी की, या फिर भगवान के मन में जो श्रद्धा होती है उसको लेके एक लहर दौड़ गई है। ऐसे कहा जाता है कि आने वाले 10 साल में भारत सुपर पावर के दिशा में बहुत अच्छा काम करने वाला है। आने वाले 3 से 4 साल में इंडिया, अभी $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, ये आगे जाके और बड़ी हो सकती है, और इसके साथ हमारा स्थान तीसरे नंबर पे आ सकता है। और आने वाले 15-20 सालों में हम दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री हो सकते हैं। ये जो आशा है, ये जो जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए, और उस ग्रोथ में हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार से ये वैल्यू मार्केटिंग को देखते हैं? हमने जो मिशन लिया है कि हम भारत के 1 लाख से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर को वैल्यू मार्केटिंग सिखाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से वो सोशल मीडिया में ग्रो हो जाए, उनका वीडियो मार्केटिंग ग्रो हो जाए, उनका जूम मीटिंग ग्रो हो जाए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, और अपने आप को सभी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल, लिंक्डइन, जितने भी प्लेटफॉर्म है जो जिसके ऊपर मोबाइल में लोग उसको देखते हैं। जैसे भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, और सबसे बड़ी बात है कि हर मोबाइल दिन में लोग 4 घंटा कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। तो अगर 80 करोड़ लोग दिन में 4 घंटा अपना मोबाइल देखते हैं, क्यों ना हम हर मोबाइल में, 80 करोड़ मोबाइल में हमारा वीडियो या हमारा जूम मीटिंग या हमारी कुछ ना कुछ जानकारी अगर लोगों तक पहुंचती है, तो हम भी देश के कंट्रीब्यूशन में पार्ट ले सकते हैं, और हमारे सपने तो पूरा कर ही सकते हैं। तो उसके बारे में मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि भारत के जो 14 लाख LIC एडवाइजर है, उसमें से ऐसे एडवाइजर जिनको अभी तक वैल्यू मार्केटिंग नहीं पता क्या है, क्या उन्होंने वैल्यू मार्केटिंग को सीखना चाहिए? क्या उन्होंने वीडियो मार्केटिंग को सीखना चाहिए? आप उनको क्या राय देंगे? बहुत जरूर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इस मार्केट को टैग करना है, वैल्यू मार्केटिंग को जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि यूथ जो है वो आपके बातों को नहीं सुने, वो टेक्नोलॉजी के बात को सुनेगा। और टेक्नोलॉजी अगर हम नहीं जानेंगे तो उसके साथ करेंगे, तो पहले अगर मैच नहीं करेंगे तो हमारे साथ मिलना क्यों चाहेगा? सिंपल बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस, तो वेरी नाइस। ये वैल्यू मार्केटिंग सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने
फ्यूचर में बिजनेस यूथ को करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं। और जी। सोशल मीडिया ही एक ऐसा चीज है जो हम्म। गाँव में नहीं, पूरे शहर में नहीं, पूरे हम्म। देश में और पूरे विदेश में पहुंच सकते हैं। ओके। तो सोशल मीडिया जरूर सीखना चाहिए सर। सीखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, आप अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आपके मन में सवाल होगा कि ये जो सुबोध जी बात कर रहे हैं, वीडियो मार्केटिंग, वैल्यू मार्केटिंग, जूम मीटिंग, जो भी ये कह रहे हैं कि हमसे सीखा, तो हम कैसे सीख सकते हैं, हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं? अगर आपके मन में ये सवाल है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे जहां पे हमने सुबोध जी का यूट्यूब चैनल देखा था, वहीं पे अगर आप जाते हैं और वहां पे अगर आप टाइप करते हैं संतोष गारे, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप इस प्रकार का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। और ये चैनल खुल जाएगा। इस चैनल के अंदर काफी सारे वीडियोस है। जैसे अभी हम सुबोध जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे हमने काफी सारे सक्सेसफुलों का इंटरव्यूज लिया है, जिसके इंटरव्यू के डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किसी भी वीडियो को आप ओपन करेंगे और उस वीडियो की आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं, अगर आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। हमारा एक 3 घंटे का फ्री वेबिनार होता है, 3 घंटे का एक वैल्यू मार्केटिंग वेबिनार होता है, जिसके अंदर हम विस्तार से सिखाते हैं एग्जैक्टली वीडियो मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करना है, गूगल से नंबर्स कैसे निकालना है, अपने कस्टमर्स का लीड्स कैसे क्रिएट करना है, हर महीना 100 से ज्यादा अपॉइंटमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्रीमियम कस्टमर को अप्रोच कैसे करना है। तो इसके ऊपर हमारा एक 3 घंटे का वेबिनार होता है। अगर हमारा वेबिनार अगले 20 दिन में प्लान्ड है तो उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कौन सी तारीख को है, कब है, उसका सेशन कब है, टाइमिंग क्या है। और यदि हमारा अगले 20-25 दिन कोई वेबिनार नहीं है, ऐसे केस में हमारा जो लेटेस्ट प्रोग्राम हुआ था उसके रिकॉर्डिंग हम आपको अवेलेबल करते हैं। जैसे यहाँ पे पायल जी का नंबर दिया है, परिणीता जी का नंबर दिया है, तो ये हमारे टीम मेंबर्स हैं, आप इनको फोन करके पूछ सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि प्ले स्टोर से कौन सा ऐप, हमारा जो ऐप है वो कैसे डाउनलोड करना है, उसको साइन अप कैसे करना है, और उसके अंदर ये 3 घंटे का पूरा वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम क्या है हम आपको फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप भी सीखे वैल्यू मार्केटिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। मैं सुबोध जी से अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि मेरा मानना यह है कि पैसा आता है कुछ बेचने से, लेकिन खुशी मिलती है जब हम किसी को सेवा देते हैं। ये मेरा मानना है कि हम जब कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उससे पैसा तो मिलता है। कोई भी चीज, चाय बेचो तो भी पैसा मिलेगा, पॉलिसी बेचो तो भी पैसा मिलेगा, बेचने से पैसा तो मिल जाता है। लेकिन खुशी कब मिलता है? जब हम उसे सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं। ठीक है, आपने जब हमारा 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, अभी आप हमारा एडवांस 3 महीने का प्रोग्राम कर रहे हैं, चैट जीपीटी कर रहे हैं, ये 3 महीने के प्रोग्राम में कहीं ना कहीं हमारे टीम के माध्यम से, हमारी टीम मेंबर परिणीता मैडम है, निर्मिति मैडम है या पायल मैडम है, इनके माध्यम से हम 1-to-1 कोचिंग भी स्टार्ट किया, जो इंडस्ट्री में नया है। पहली बार एक नया इनिशिएटिव हमने लिया कि जिसके माध्यम से हर पार्टिसिपेंट को डेडिकेटेड आधा घंटा 1-to-1 बैठ के एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको जूम मीटिंग कंडक्ट करने में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम है, चैट जीपीटी इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम है, आपका विजन बोर्ड का कोई प्रॉब्लम है, तो 1-to-1 सेशन के माध्यम से भी हम आपको अपडेट करना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है, भारत के सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को ना केवल ट्रेनिंग देना, उनको पर्सनली 1-to-1 करके भी उनके जिंदगी में अगर कुछ सवाल है उनको सॉल्व करके उनको ग्रो करना। तो ये आपको कैसे लगा, कोचिंग सिस्टम कैसे लगा, और क्या आपको लगता है कि हम आपको एक अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं? आपकी क्या राय है, थोड़ा बताएं सर। धन्यवाद। मैं भी पहले भी बताया सर कि आप जो है सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं, बल्कि आप सर्विस भी दे, और ये ही हम लोगों को चाहिए। क्योंकि क्या होता है सर, जो जान रहा है सोशल मीडिया को, हाँ, वो आप थोड़ा भी तो समझ जाएगा, लेकिन जो नहीं जानता है उसको आप जब ट्रेनिंग दिए तो मुझे कितना मालूम आपको नहीं पता है। जब आप 1-to-1 लेते हैं या फीडबैक आपके ऑफिस से करता है कि सर आज आपको सेशन इसमें कोई डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप टाइम दीजिए, मैं बता दूंगा। हाँ, ये लिए मतलब आप कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी एडवाइजर सुन रहा है, ये बहुत अच्छा है, ताकि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व होता है इस प्लेटफॉर्म पे, नॉट ओनली ट्रेनिंग होता है। ओके, अच्छा सर, बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम है सर। बहुत अच्छा है। आपने रेफरल की बात की, और मैं रेफरल का एग्जांपल आपके माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं विवेक श्रीवास्तव जी जो आपके मित्र भी हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने उनको रिफर किया था या उन्होंने आपको रिफर किया था, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपने भी हमारा प्रोग्राम अटेंड किया और विवेक जी ने भी अटेंड किया,
और कहीं ना कहीं आपने जो बताया कि आपके कस्टमर को भी आप जब रेफरेंस मांगते हैं, अच्छी सर्विस करें, वो भी आपको रेफरेंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं विवेक जी भी आपके माध्यम से हमसे जुड़े, है ना? तो ये कैसे देखते हैं आप, मतलब इस प्रकार का थॉट कैसे मन में आया और कैसे आपने उनको रिफर किया, वो थोड़ा सा बताइए, इमोशंस कैसे थे आपके? देखिए क्या है, विवेक जी हमको हालांकि वो इंदौर से है जी। और वो काफी बहुत क्लोज है तो जी। दोनों सेम इंडस्ट्री में, लेकिन करेक्ट। वो काफी क्लोज हैं और हमारी बहुत सारी बातों को मानते हैं, मतलब हम लोग ब्लाइंडली विश्वास करते हैं एक दूसरे वेरी को। गुड। ओके। तो जब उन्होंने बताया कि इस तरह से वैल्यू मार्केटिंग का एक सेशन है, आप अटेंड कीजिए, तो हम्म। जब मैं ये समझता हूँ कि सपोज कुछ सीखा है और वो हाँ। कुछ रेफर करना चाहता है या बताना चाहता है, जी। तो मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, इसीलिए वेरी नाइस। भगवान मुझे ओपन माइंडेड के लोग मुझे मिलाते हैं। तो करेक्ट। जब उन्होंने बोल दिया तो मैं कुछ थॉट ही नहीं है, उन्होंने बोला मतलब मेरे को देखना है, और ओके। इसी व्यू से हमारे क्लाइंट व्यू करते हैं। करेक्ट। तो इससे मैं आपका अटेंड किया और मुझे लगा कि नहीं, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हम्म। सही तरीका है हम लोगों को सीखने का। वेरी और नाइस। इसीलिए मैं इमीडिएट रिक्रूट हुआ और हम्म। आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सोशल मीडिया से पूरे वर्ल्ड को जाना है। आपका हेल्प चाहिए सर, सहयोग जी चाहिए, जी जी जी। क्योंकि बहुत सारे चीज है। अभी वो कल्चर की किताब पढ़ करके लोग आपका सुन लेंगे या जी समझ लेंगे, वो था जी एक जमाना जी। जहां हम कोई भी दिमाग में है तो उसको किताब लिख देंगे, कल रहे ना रहे तो उस चीज को रहेगा। लेकिन अभी समय बदल चुका है, अभी हम्म। जो है वीडियो मार्केटिंग का और यूट्यूब का जमाना है, ये हम्म। जूम का जमाना। तो अगर हम आज कुछ भी जो विचार है अगर यूट्यूब में डाल दिए, कल हम रहे ना रहे हम्म। लेकिन मेरी आंखों को रहेगी, मेरी मेरी सलाह तो लोगों को बन के जाएगा कि चलो करेक्ट। कोई इंसान था जो कुछ बताया, और अगर उन्होंने इतना साल सर्विस दिया तो मुझे भी मानना चाहिए। ये सब ट्रस्ट कहाँ से होगा जब जी। हम कोई सोसाइटी में और हम्म। इंफॉर्मेशन छोड़ के जाएंगे। तो वेरी ये गुड। सोशल मीडिया ही आज है जिसको हम्म। हम लोग हो सकते हैं। तो धन्यवाद सर, आपने रास्ता दिखा रहा है और हम आगे चल रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। सुबोध जी, मैं एक अलग सवाल पे लेके जाऊंगा, बहुत बेसिक सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब भी आपका प्रेजेंस देखा है, आपके वीडियोस के ऊपर देखा है, आपका बैनर पे देखा है, अभी भी मैं आपका प्रेजेंस देख रहा हूँ, तो आपने बहुत अच्छे से ब्लेजर पहना है, टाई पहना है, कुछ आपका बैजेस भी लगाया है। तो एक साफ सुथरा प्रेजेंटेशन, एक साफ सुथरा आपकी पर्सनैलिटी दिखती है, अभी नहीं हमेशा से, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, जितने बार भी आपसे जुड़ा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको उसके बारे में आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्शियसनेस आप में है कि जो दिखता है वो बिकता है। हमारे प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट तो दिखता ही नहीं, हम ही दिखते हैं कस्टमर को। तो हमें अपने आप को एक अच्छा जेंटलमैन के जैसे पर्सनैलिटी मेंटेन करना जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आपके बिजनेस में आपकी पर्सनैलिटी, आपके कस्टमर के पास जब आप बैठते हैं, भले फिजिकली या फिर डिजिटली, अभी आप देखिए सुबोध जी और हम ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से ये इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की एक जेंटलमैन फीलिंग आना चाहिए। तो मैं सुबोध जी आपको पूछना चाहता हूं कि इंश्योरेंस बिजनेस में कितना आपको लगता है कि अपनी पर्सनैलिटी जो होती है, जिस जिस तरीके से हम अपने आप को कैरी करते हैं, कस्टमर के पास जा रहे हैं तो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, हमारा जो शेविंग है, हमारे जो बाल है, किस तरीके से आप जो पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी जो बैग है, ये सब चीजें जो फिजिकली जो दिखती हैं और कस्टमर के उस आधे घंटे के प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं वो कस्टमर शायद से उस चीजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो ये भी सोचता है कि जो मेरे सामने बैठा है कितना प्रोफेशनल है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो दृष्टिकोण है, इसको लेके क्या है बताइए, ड्रेसिंग सेंस को लेके, दिखने को लेके बताइए। यस सर, देखिए इसमें दो चीज होता है सर। जी। एक तो ऊपर वाले ने ड्रेस बना के भेजा है जो हाँ अपने जी। हाथ में नहीं है, करेक्ट। तो ऊपर वाले जो मर्जी था उन्होंने बनाया, ठीक है। जी। अब हम उस जो दिए हैं ऊपर वाले हम्म। ने, उसको हम कैसे श्रृंगार सकते हैं, जी वो कैसे संभाल सकते हैं जो जी। आज हमारे मार्केट में वैल्यू हो, लोग हम्म। मुझे उस तरह पहचाने। फर्स्ट में क्या होता है सर, वो हम्म। अगर किसी इंसान को देखते हैं तो आउटलुक ही उसको इम्प्रेस करता है। करेक्ट करेक्ट अगर करेक्ट। आउटलुक अच्छा लगा तो उसे हम्म। लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ। करेक्ट। मैंने ये सब सारे आईओई के इंस्टीट्यूट से सीखा हूँ, जी और उन्होंने ड्रेसिंग के बारे में भी बताया, और जब जी। से बताए तब से प्रोफेशन एक अलग है और एक सिंपल लाइफ अलग है।
करेक्ट। तो जब भी मैं प्रोफेशन में जाता हूँ तो अपने को सज धज के जाता हूँ, अपने में को अच्छा लगता है बहुत अच्छी कि बात है, आई एम लुकिंग हैंडसम। लगना चाहिए। तो और इज द पार्ट ऑफ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा अगला सवाल ये है कि आप रोटरी के साथ भी जुड़े हुए हैं ऐसे आपने बताया, और मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे जो बैच लगाया शायद से वो रोटरी का ही है। जी। जी, तो थोड़ा रोटरी का है, रोटरी सेकंड वाला रोटरी बच्चे रोटरी। रोटरी का है। थोड़ा सा आपके रोटरी के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि उस माध्यम से आप कैसे लोगों से मिल पाते हैं और किस प्रकार से वो भी आपके बिजनेस को थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, या फिर कैसे आपकी सोच है। थोड़ा रोटरी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। सर रोटरी जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। जी और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे ग्रैंड फादर, हमारे फादर, ये जी। सब का कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के प्रति है। हाँ। तो देखिए क्या होता है सर, कोई भी अगर इच्छा है कुछ करने का, हम्म। तो उसके लिए अगर सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन करना है तो टाइम चाहिए, मनी चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर ये हम्म। तीनों नहीं है तो आप सेवा नहीं दे सकते हैं। जी। तो ये तीनों मैं भी इस चीज को ढूंढा अपने से कि हम्म। ये चीज मुझे कहाँ से, किस वे से मिल सकता है ताकि हम लोगों तक रीच कर सकते हैं। हम्म। अभी सर संडे को पोलियो का हुआ है, उसमें जी। भी काफी अच्छा लगा। बहुत सारे ग्रेट। बच्चों की लाइफ का कंट्रीब्यूशन, जो आज पोलियो हेरिटेशन जो है वो रोटरी हम्म। का ही देन है। आज हम ओके। लोग स्वस्थ हैं, रोटरी का देन है। ओके। तो जी, और ये इतने कॉस्टली मेडिसिन होता है फिर भी बरसों से हम्म। रोटरी कर रही है और किसी को 1 रुपया नहीं लेती है, इसे हम्म। कंप्लीट फ्री। लेकिन ओके। रोटरी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसके बहुत। माध्यम से अभी क्या होता है सर कि तो मैंने फाइंड आउट किया कि रोटरी एक ऐसे संस्था है, सोशल हम्म। ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। जहां हम लोगों तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके अपने मनोभावना को भी शांति मिलेगा हम्म। और हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो रोटरी में मुझे 12 ईयर्स हो चुका है सर, मैं 12 ईयर हम्म। से मेंबर हूँ और बाय डिफॉल्ट में मैं उसका मेंबर हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा। ये अच्छा लगता है। ओके। और रोटरी एक ऐसा संस्था है हम्म। जहां लोगों की श्रद्धा वाले ही जुटते हैं। अच्छा। तो जिसके दिल में श्रद्धा है वो आपके प्रति भी श्रद्धा करेगा ना। जी जी जी, को अगर कुछ ब्रांडिंग अच्छे जरूरी चीज है। लगेगा आप उनको बताएंगे। जी। यस। तो वो जो है अपने बिजनेस में भी काफी हेल्प होता है। ओके। इनफैक्ट रोटरी से एक हमारे मेंबर हैं हाँ। जिनका मैं 54 लाख रुपीज एनुअली प्रीमियम कलेक्ट किया हूँ। 54 लाख रुपीज ईयरली प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम। हाँ, यस। सालाना प्रीमियम 54 लाख रुपया। यानी लगभग आपने पूरा का पूरा एमडीआरटी वहां से कवर कर दिया, ऐसे कह सकते हैं। सर 2 MDRT, पुराना दो था एमडीआरटी। टारगेट में 2 MDRT। हाँ, पहले 30 लाख का जब प्रीमियम था तो लगभग यस दो सर। एमडीआरटी पूरा हो गया। तो थोड़ा सा इस केस के बारे में थोड़ा सा खुल के बताएं कि जी ये जो इंसान है, उनका नाम भले आप नहीं बताए तो भी चलेगा, लेकिन उनसे आप परिचित कैसे हुए, फिर ये केस के बारे में चर्चा कैसे हुई, और ये केस क्लोज कैसे हुआ। क्योंकि 54 लाख रुपया एक पॉलिसी में लाना डेफिनेटली जो बड़े एडवाइजर है, जो बड़ा बड़ा प्रीमियम करते हैं उनके लिए छोटी बात है, लेकिन काफी सारे जो मासेस है, भारत के 70 से 80% जो LIC एडवाइजर है, वो जरूर जानना चाहेंगे ये सीक्रेट कि 54 लाख रुपया एक पॉलिसी से कैसे आया। तो थोड़ा बताएं सर उसके बारे में। जरूर। नाम जी। तो नहीं लूंगा, वो तो नहीं, मेरा नाम मत पर्सनल लीजिए। सीक्रेट होता है नो और मैं प्रॉब्लम, नो किसी का प्रॉब्लम। जी नाम जी। नहीं लेते हैं। जी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा सर, काफी अच्छे क्लाइंट थे और मतलब वो रोटरी से ही है, रोटरी से जी। हमारे। पहले तो जी। मैंने उनको उनके नजर में एक छवि तैयार किया कि मैं सोशल सेवा करता हूँ। वेरी गुड। और एक टर्म तक, 4 4 साल तक मुझे एक रिलेशनशिप रहा। ओके। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि सर आपसे मिलना चाहता हूँ। हम्म। तो चूंकि जब रोटरी है तो भाई के जैसा बिहेव होता है। जी। तो उन्होंने बोला कि मिलना चाहता हूँ, इसमें परमिशन का क्या जरूरत है, आ जाओ कभी भी। हम बोले नहीं सर, हम ओके। प्रोफेशनली बात करने के लिए मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो चूंकि वो जानते थे कि मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ और काफी अच्छा हम्म। कर रहा हूँ, हम्म। कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी के प्रति करता हूँ। तो बोले ठीक है, एक काम कीजिए, आप अपॉइंटमेंट लेकर के आ जाइए, जस्ट आई जी। विल चेक द शेड्यूल एंड आई विल टेल टू शी विल कॉल माय PA एंड यू कैन कम। हम लोग डन सर। देन अपॉइंटमेंट के साथ गए। जाने के बाद चूंकि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन क्या बना है, हम प्रोफेशनली मीट करना चाहते हैं। करेक्ट तो करेक्ट। दे आल्सो प्रिपेयर, ही इज राइट। गोइंग टू आस्क मी समथिंग। करेक्ट। दैट्स द मतलब कन्वर्सन हुआ। वेरी मैंने गुड। पहुंचने के बाद स्वागत हुआ। यस, इज ए प्रोफेशनली जैसा होना चाहिए सब स्वागत हुआ। हम्म। बाद में इंटर किए कैबिन में।
कैबिन में इंटर करने के बाद बोले कि बोलिए पंडित जी आप क्या लाए मेरे लिए। हम बोले सर आप इतने बड़े आदमी, आपके लिए मैं क्या ला सकता हूँ। अच्छा। नहीं नहीं कुछ तो बोलिए। एंड ही वाज एज मोर देन 50। ओके। तो बोले कि कुछ तो बताइए आप क्या लाए। हम्म। हम बोले सर मैं लाया नहीं हूँ, हम्म। मैं देखने आया हूँ। अच्छा। ध्यान देंगे, मैं लाया ओके। नहीं हूँ, मैं देखने ओके। आया हूँ। ओके। मतलब क्या मेरे को आप तक देखे नहीं। हम बोले हाँ। हाँ सर मैंने आपको देखा, ओके। लेकिन आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को नहीं देखा। अच्छा। बोलते अच्छा आप मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग को देखने आए। बोले हाँ। देन इमीडिएट अपने पीओ को बुलाए और बोले सारे इंफॉर्मेशन पंडित जी को दे दीजिए। ओके। ग्रेट। तो मैंने फिर पीए, हाँ उनके पीए के साथ सारा डिटेल लिया। डिटेल लेने के बाद फिर उनके कैबिन में गया। हम हम्म। बोले सर मुझे थैंक यू, आपने इंफॉर्मेशन शेयर किए हम्म। और आप मेरे ऊपर ट्रस्ट किए, हम्म। लेकिन मैं आपको 1 वीक मुझे चाहिए इसको हम्म। शॉर्ट आउट करने के लिए। जी। क्योंकि उनके पास 27 पॉलिसीज था, ओ हो। 9 एडवाइजर्स थे ओ। ऑलरेडी। ओके। 9 एडवाइजर एग्जिस्टिंग थे, ओके। 27 पॉलिसी था। हम्म। और काफी मतलब जो आए उनको ऑब्लिगेशन में या रिलेशनशिप में या बिजनेस में वट एवर इज, हम्म। वो आए सब अपना अपने हिसाब से सेल करके चले गए। चलो। तो मैंने कहा, मैंने काफी स्टडी करने के बाद मुझे पता चला हम्म। कि बहुत सारे पैसा उनका कम इंश्योरेंस में पेंडिंग है जो उनको रिसीव करना चाहिए। हम्म। तो मैंने उनको एक दिन कॉल किया कि सारे मैंने सारा इंफॉर्मेशन मिल गया सर, मैंने कुछ फाइंड आउट किया हम्म। और अराउंड 40 लाख रुपीज यू गोइंग टू बैक, आपको ओके। मिलेगा, आपके बैंक में आएगा। हम्म। बोलता है क्या बात करते हो, 40 लाख, अरे इतना बड़ा अमाउंट कौन देगा। हमने सर आपको देगा नहीं, ऑलरेडी रखा हुआ है, लिया नहीं। बोले क्या बात करते हो। हम बोले सर बात नहीं करता हूँ, प्रूफ भेजता हूँ। तो अच्छा। उन्होंने फिर बोला सुप्रीत जी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पंडित जी को आप अकाउंट डिटेल यू कैन प्रोवाइड द, एंड विद इन वीक में सारा अमाउंट उनके अकाउंट में आ गया। ओ ग्रेट ग्रेट। तो तो उस उनको और जो है जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया। बढ़ गया, करेक्ट। फिर सेकंड, हाँ फिर मैंने ऑफिशियली जो सेकंड मीटिंग है मैंने उनसे पूछा। हम्म। सेकंड मीटिंग हो जाने के बाद बोले कि अब बोलिए पंडित जी क्या लाए। हम्म। हम बोले सर हम नहीं आपको दिखाने आए। अच्छा। तो क्या दिखाएंगे। हम्म। तो हम बोले सर ये सब है, और आप चाहते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद हम्म। आपका वैल्यू हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। हम बोले सर हम नहीं बोल रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट और आपके सेविंग बता रहा है हम्म। कि आपका एक दिन वैल्यू जाएगा। हम्म। बोला कि नो दिस आई कांट टेक इट, हम्म। मैं इसको बर्दाश्त नहीं सकता हूँ। हम्म। हम बोले सर तो आपको मैं बर्दाश्त करने के लिए छोड़ूंगा भी नहीं, हम्म। मैं आपको ये कहूंगा कि आप जब जितने साल इस धरती पे हैं आपकी हम्म। वैल्यू हर साल बढ़ते रहेगा। करेक्ट। तो बोला ऐसा क्या है। हम्म। देन चूंकि मुझे सब स्टडी किया, फैक्ट फाइंडिंग किया, और तब उन्होंने बोले कि ठीक है आप जो लाए मेरे साथ प्रेजेंट कीजिए। हमने देन हम्म। उनको दिख, हम्म। और विथ इन 10 मिनट्स ही साइन द चेक। ओ ग्रेट, सुपर, बहुत अच्छी आपने एक्सपीरियंस बताया। और दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हर, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज एक रात में नहीं बनती, ताजमहल ना एक रात में बना था, उसी प्रकार से एक अच्छा पॉलिसी 54 लाख रुपए का प्रीमियम का पॉलिसी एक बार में नहीं हुआ। इनके पीछे उनकी काफी मेहनत थी। पहले उन्होंने कस्टमर का विश्वास जीता, अप्रोच के कारण उनका विश्वास जीतने के बाद उनको अपॉइंटमेंट लेने का तरीका भी उनका अलग था। उन्होंने कस्टमर को अवेयर किया कि वो प्रोफेशनली उनसे मिलना चाहते हैं, ये कोई आम मुलाकात ना होगी, जिससे कस्टमर भी उस माइंडसेट से रहे। उसके बाद भी उन्होंने प्लान बताने की जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कस्टमर का पहले जो फैक्ट फाइंडिंग है, डेटा है, विश्वास से उनकी जानकारी लेने की कोशिश की, जो उनको मिली, जिसके अंदर उनको ये पता चला कि उनकी इतने सारे पॉलिसीज है और 9 से ज्यादा तो एडवाइजर है। उन्होंने उसके बाद भी 7 दिन का वक्त मांगा और उसकी स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने अपने विचार उनके सामने प्रकट किए कि सर इसमें से आपको बहुत सारा पैसा तो आना बाकी है। और जब वो पैसा उनके अकाउंट में आ गया, एक प्रकार का रिश्ता बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तब जाके उन्होंने एनालिसिस करके अपने प्रेजेंटेशन को दिया। और वो इस लेवल से दिया कि तुरंत 10 मिनट में उसका डिसीजन हो गया। तो मुझे लगता है ये डिसीजन 10 मिनट में भले ही हुआ हो आखिरी वक्त में, लेकिन उसकी प्रक्रिया
बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे। जैसे हम कोई पेड़ काटते हैं तो पेड़ काटने के लिए अगर आपने 20 बार कुल्हाड़ी से वार किए तो आखिरी बार में पेड़ कट गया, लेकिन उससे पहले के जो 19 वार थे, छोटे छोटे वार थे, उसमें भी कहीं ना कहीं पेड़ कटने की प्रक्रिया चल रही थी। तो मुझे लगता है कि सुबोध जी ने जिस प्रकार से ये 54 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी किया, इसके अंदर उनकी हर वो छोटी छोटी मेहनत भी काउंट करती है, जिसकी वजह से कस्टमर का विश्वास बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा और एक इस लेवल तक आ गए कि अब इनको ये चेक दे देना चाहिए। सुबोध जी, आपने हर सवाल के बहुत अच्छे आंसर दिए। आखिरी के 1-2 सवाल पूछेंगे और आज का इंटरव्यू को स्टॉप करेंगे। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। इसमें और एक इंटरेस्टिंग एक और है सर। बताइए तो बताइए, जरूर जब बताइए। सारे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, जी। आप मिल गया, तो मैंने फिर से एक बार मिलने गया। मेरा नॉर्मली मैं फिर यानी देखिए कुछ भी आप बताए प्रोफेशनली आपने बताया समझाया, लेकिन मैंने दिखाया तो नहीं कि वो जो मैं दिखाया बताया वो मैच। तो जब उनको पॉलिसी बॉन्ड मिल गया तो मैंने उनको डिलीवर करने गया और उस समय मैंने पूरा फिर सारे चीज तो बोला कि आई एम हैप्पी विद पंडित जी, देयर इज ए वंडरफुल यू एंड यू हैव माय इमेज। ओके, तब सेव माय इमेज। हमले सर मैं इसके लायक हूँ और आप इसने लायक किया मेरे को, आप समझे, इसके लिए आपको शुक्रिया, क्योंकि आप इतने बड़े लोग हैं, कहाँ को देता है अपॉर्चुनिटी। नहीं पंडित जी, वो तो हम लोगों को जब रोटेरियन है तो फिर उसमें सोचना ही नहीं है कि हमारे लिए क्या सोचेंगे। दैट्स नॉट इज अनदर थॉट टू थॉट अबाउट दैट। मैंने उनको एक छोटी सी बात बोली, जी सर आप काफी दिनों से पॉलिसी ले रहे हैं और आपके लाइफ में स्टडी के अनुसार जो मुझे आया 9 एडवाइजर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, चल रहा है तो एग्जिट है, उन्होंने सेल किया, आपको दिया है बिजनेस, तो फिर आप मेरे में क्या देखे ऐसा? और ना ही आप समय लिए, जो भी मैंने आपको बताया आप दिया और इमीडिएट इतना बड़ा अमाउंट आपने मेरे ऊपर भरोसा करके 54 लाख रुपीज इज ए गुड अमाउंट सर, वेरी अमाउंट। आपने सालाना कमिटमेंट लिया, ऐसा क्या आपने देखा? जी। तो एक लाइन में बोले कि मैं आपको चूंकि बताए पंडित जी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पहला दिन आप पूछा कि आप मेरे लिए क्या लाए, तो लोग मुझे अपना हिसाब से बना के आते थे जी और लेके आते थे। और मेरा स्ट्रेटजी क्या होता था, वो जितना बोले उसका 50% करके काम खत्म करो। ओहो, जैसे सपोज उन्होंने अगर 2 लाख का, मैं 1 लाख का चेक लिख करके कहानी खत्म कर देता था। अच्छा, सेकंड मीटिंग उनकी होती नहीं थी। यस। तो आप में और उनमें ये फर्क है कि उन्होंने बेचने आया और आप मुझे सुनने आए। ओह ग्रेट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बताया। तो आपको पहले दिन पूछा आप क्या लेके आए, तो आप बोले तो मैं कुछ लेके नहीं आया सर, मैं देखने आया। इस दिन मेरे को लग गया कि आपका विजन कुछ और है, औरों का विजन, वो 9 जो पहले था उसका विजन कुछ और था। क्या बात। और इसीलिए मैंने अपने सेक्रेटरी को बोला कि सारा इंफॉर्मेशन इनको दे दिए, मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट किया। बहुत अच्छी बात है। सो मैं बाद में उनको ग्रेटिट्यूड दी, सर थैंक यू। हम अगर कुछ सीखे सोसाइटी में, हाँ, और मैं आपको समझा, इसके लिए शुक्रगुजारिश हूँ जी। और मैंने जैसे बताया कि सर आप जितने ओल्ड होंगे आपकी वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा। ये वर्ड उनको, चूंकि क्या जब HNI क्लाइंट होता है तो वो अपने लाइफ में डाउनफॉल कभी देखना नहीं चाहते हैं। उनका वो मतलब एक प्रकार से एक अंदर से प्राउड फीलिंग होता है कि कोई भी सिचुएशन में अपने आप को वैल्यू लेस नहीं देखना चाहता हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दिस वर्ड आप जैसे ने बताया कि आप जैसे जैसे ओल्ड होंगे आपका तजुर्बा बढ़ेगा, इसी तरह आपका वैल्यू बढ़ेगा, एंड दैट मेक मी सेंस टू अंडरस्टैंड योर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे गारंटी है सभी दर्शक एक्सपीरियंस उनके बहुत लाभान्वित होंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आपने बताया कि उन कस्टमर को वैल्यू, ये शब्द बहुत कनेक्ट हो गया, कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू बढ़नी चाहिए जैसे उम्र बढ़ती है, ये उनको कनेक्ट हो गया आपके बातों से। मुझे लगा वैल्यू मार्केटिंग वर्कशॉप के माध्यम से हम भी आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। हमारी आशा है कि आपको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके, आपके अंदर की स्किल को डेवलप करके, आपके सोशल मीडिया के प्रेजेंस को बढ़ा के हम आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं, आपके माध्यम से देश की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से लाखों लोगों को इंश्योरेंस की प्राप्ति होने वाली है। मेरा सवाल आपसे भी यही है कि जैसे आपने पूछा था कि
वो जो कस्टमर है उससे पहले, आपसे पहले 9 अलग अलग एडवाइजर्स से उन्होंने पॉलिसी कराया होगा, लेकिन ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपके अंदर उन्होंने देखी और जो उनको अच्छा लगा, आपने ऐसे सवाल उनको पूछा था। मैं भी आपको ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने भी काफी सारे ट्रेनिंग अलग अलग किए होंगे आज से पहले, और आप हमसे जुड़ गए, तो हमसे जुड़ने के बाद, स्पेसिफिकली मेरे से जुड़ने के बाद, हमारी टीम से जुड़ने के बाद, इस ट्रेनिंग के माध्यम से ऐसी कौन सी एडिशनल क्वालिटी आपको लगता है कि जो आपने ऑब्जर्व किया कि जो हमें और उससे अलग करती है? तो अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, बताइए सर। जरूर सर, ये तो मेरा कर्तव्य होता है। जी मैंने ये क्या देखा सर, कि आप जैसे एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन देते हैं, फिर वो 10th करता है, फिर वो 12th है, फिर एक 12th के बाद डिग्री करता है, डिग्री के बाद मास्टर करता है, जी सेम सिस्टमेटिक करते हैं। जी और ये जो सिस्टमेटिक ट्रेन करते हैं तो हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि करेक्ट। अगर हम जानते हैं और आप सीधा हमको ग्रेजुएशन में लेके जाएंगे, एडमिशन देंगे, तो मुझे क्या समझ में आएगा? तो ये सही। आप जो फीडबैक लेते हैं या फिर 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं कि आपको जी क्या समझ में नहीं आया, फिर से होगा, करेक्ट। तो ये सब चीजें जो है ना, आप बहुत नजदीक और बारीकी से देख रहे हैं, जी और लोगों को हेल्प कर रहे हैं। जी इसी से मैं लगा, जैसे आपने आपका जो इंट्रोडक्शन था, मैं समझ गया कि नहीं, ओके। आप जैसे स्टेज बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हमको सही रास्ता दें। तो मैं ये आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ थैंक यू कि थैंक यू थैंक यू। आप कितने साल राइट पे हमसे आई जुड़ा, मैं। आप कितने साल हमसे जुड़ा रहना चाहेंगे आने वाले सालों में? क्योंकि ग्रो करना है तो जुड़ना ही पड़ेगा ना सर। जी अब जैसे 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 सोशल मीडिया चेंज होगा, जी तो आप उसको रिसर्च कर सकते हैं, मैं इंश्योरेंस में रिसर्च कर सकता हूँ, तो दोनों करेक्ट। में जीतेंगे दुनिया को। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुबोध जी, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात तो इस बात के लिए खुश हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में से मार्च के महीने में हमें अपना कीमती समय दिया इंटरव्यू देने के लिए, और दूसरी बात मैं इसके लिए भी खुश हूँ कि आपने जो भी मैंने सवाल पूछे बहुत अच्छे से, आराम से, विस्तार से, गहराइयों के साथ उसके आंसर दिए। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दर्शकों, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा है और सुबोध जी के माध्यम से अगर आपको लगता है कि वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है ये आप जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके उसके डिटेल्स दिए हुए हैं। आप ये इंटरव्यू के माध्यम से, हमारा 3 घंटे का वेबिनार कब होता है, कैसे होता है, उसकी रिकॉर्डिंग देखना है तो कहाँ देखना है, ये सब जानकारी आप देख सकते हैं। सुबोध जी, मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड हम आपके आने वाले साल के टीओटी इस विचार को पूरा करने की लिए शुभकामनाएं देते हैं, और हम गारंटी देते हैं कि ये आपका जैसे ही टीओटी पूरा हो जाएगा उसके बाद हम फिर से आपसे एक बार इंटरव्यू लेना चाहेंगे और हमारे दोस्तों को टीओटी का सीक्रेट भी बताना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद सुबोध सर, जी, थैंक यू थैंक धन्यवाद। यू थैंक यू थैंक यू।